नमस्कार। वाराणसी यानी बनारस केवल मंदिरों और घाटों के लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि यहाँ के हथकरघा से बने उत्पादों को पूरे विश्व में पसंद किया जाता है और प्रशंसा की जाती है। तो वाराणसी बुनकर सेवा केंद्र किस तरह से बुनकरों को हुनरमंद और आत्मनिर्भर बना रही है, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं वाराणसी बुनकर सेवा केंद्र के उप निदेशक अशोक कुमार वर्मा। वर्मा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बुनकर सेवा केंद्र वाराणसी किस तरह से बुनकरों को हुनरमंद और आत्मनिर्भर बना रहा है बुनकर के क्षेत्र में? धन्यवाद। बुनकर सेवा केंद्र वाराणसी भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय का एक फील्ड ऑफिस है, जिसकी स्थापना 1950 के दशक में हुई थी। यह वाराणसी क्षेत्र के हथकरघा बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए, उनको तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए और उनकी मार्केट में पहुंच बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। और इस दिशा में जो सरकार की योजनाएं हैं, उनके माध्यम से हम लोग उनको सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि आपने तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की बात कही है, तो किस तरह से आप लोग उनको तकनीकी रूप से सशक्त बनाते हैं और प्रशिक्षण किस तरह से उनको देते हैं समय-समय पर बुनकर भाइयों को? इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे कार्यालय में अ, इन हाउस प्रशिक्षण भी हम लोग देते हैं, जिसमें कोई जो छात्र हैं या इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए इच्छुक लोग हैं या बुनकर हैं, उनको कैसे डिज़ाइन बनाते हैं वस्त्र संरचना में और उनकी रंगाई छपाई कैसे करते हैं, या वस्त्र में जो तरह-तरह की वीव होती है या मोटिव होती है, उनको हम कैसे लाएँगे, इस दिशा में हम लोग प्रशिक्षण भी देते हैं। और इसके अतिरिक्त हमारी एक भारत सरकार की स्कीम है समर्थ, जिसमें बुनकरों को समर्थ बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए और जो वो हुनर है उनसे और ज़्यादा हुनरमंद बनाने के लिए हम लोग सीधे उनके ग्रामीण क्षेत्र में, उनके गाँव में जाके प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, वो भी डिज़ाइनिंग में, रंगाई में और बुनाई की विधाओं में। माँग के अनुसार। हाँ, जैसे उनकी आवश्यकता होती है, हमारे यहाँ से हम उनको सर्वे करते हैं। हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो क्या उत्पाद बना रहे हैं और उनको कौन से उत्पाद के बारे में हम लोग सिखाएँ, जिससे कि वो और हुनरमंद बन सकें, उस उत्पाद को बना सकें और जो कि मार्केटेबल हो, मार्केट में उसको बेच के अपनी आजीविका कमा सकें। अशोक जी, जो प्रशिक्षण है, उसके लिए चयन किस तरह से करते हैं बुनकरों को और प्रशिक्षण के दौरान उनको किस तरह की सुविधाएँ देते हैं हमारे बुनकर भाइयों को? प्रशिक्षण के लिए बुनकरों का चयन करने के लिए आवश्यकता अनुसार हमारे ऑफिस में कई बार लोग आके कांटेक्ट करते हैं, सूचना भी आती है या हम लोग अपनी जानकारी के हिसाब से क्षेत्र में भ्रमण भी करते हैं। और जहाँ पे बुनकरों को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, हम उनसे बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे फॉर्म भरवाते हैं और ये देखते हैं कि जो 40 से कम आयु वर्ग के लोग हैं जिनको कि उतना अनुभव नहीं है और जो वो बुनाई कर रहे हैं उस विधा के अलावा और चीज़ों को सीखना चाहते हैं और सीख कर के वो और अच्छे उत्पाद बना सकते हैं, उनका चयन करते हैं और उनका डेटा ले आके हम लोग प्रोसेस करते हैं, उसको अपने पोर्टल पे भी डालते हैं, जिससे कि उनका जो डाटा है हमारे साथ में भी रहे और प्रशिक्षण के उपरांत हम उनको सर्टिफ़िकेट भी देते हैं। और जहाँ तक प्रशिक्षण में सपोर्ट की बात है, चूँकि वो प्रशिक्षण करेंगे तो अपना कार्य नहीं कर सकेंगे, तो उनको जो वेज लॉस होता है हुँ। उसको पूरा करने के लिए ₹300 प्रतिदिन का उनको मानदेय भी दिया जाता है कि जिससे उनकी आजीविका पे कोई प्रभाव ना पड़े और एक नई विधा को सीख सकें। अशोक जी, एक तो जो पहले से हमारे बुनकर भाई हैं, वो तो प्रशिक्षित रहते ही हैं, लेकिन उनको माँग के अनुसार आप लोग उनको ट्रेन करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं। लेकिन जो नए बुनकर हैं, उनको किस तरह से आप ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं? जो नए बुनकर हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए हम लोग बेसिक जो बुनाई होती है वहाँ से शुरू करते हैं कि पहले वो बेसिक बुनाई करना सीख जाएँ हुँ। और उसके बाद उस क्षेत्र में
किस उत्पाद को बनने की संभावना है और वो इस तरह का उत्पाद हो जो वहाँ बने भी और बाद में लोकल मार्केट या और मार्केट जो शहरी मार्केट है चाहे जो विदेश की मार्केट है, अगर उसके हिसाब से भी प्रोडक्ट वो बना सकें तो उसकी मार्केटिंग भी की जा सके, जिससे कि उनको जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो मार्केट में आसानी से बेच सकें। इस हिसाब से हम लोग उनको प्रशिक्षण देना शुरू करते हैं। और एक तरह से कहा जाए कि आज उदारीकरण और वैश्वीकरण का युग है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि पूरा विश्व जो है एक ग्लोब मतलब एक विलेज के रूप में है। वहाँ कंपटीशन एक तरह से स्वाभाविक है कि बढ़ जाता है। तो डिजाइन्स के लिए किस तरह से उनको आप तैयार करते हैं बुनकर भाइयों को? बुनकर भाइयों को डिज़ाइन के लिए हम लोग हमारे कार्यालय में डिज़ाइनर ऑलरेडी होते हैं, जो कि नए-नए डिज़ाइन बनाते हैं और उनसे हम लोग चर्चा करते हैं कि उनको किस तरह की डिज़ाइन चाहिए। तो यदि वो हमें निवेदन करते हैं कि आप इस तरह का हमको डिज़ाइन बना के दें, तो हम उनको डिज़ाइन बना के तकनीकी रूप से भी उनको मदद करते हैं। तथा जो क्लस्टर में हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, उसमें भी हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि जो रेगुलर डिज़ाइन चल रहे हैं, उससे हट के कुछ नए उत्पाद बनाने की दिशा में हम लोग कार्य करें, जो कि मार्केट में बिकने योग्य हों। तो इस तरह से हम लोग डिज़ाइन का सिलेक्शन करते हैं और इस दिशा में काम करते हैं। और एक तरह से कहा जाए कि डिजिटल युग है, तो सारा कुछ डिजिटल उपलब्ध भी रहता है कि समय के अनुसार किस तरह से प्रोडक्ट को तैयार करना है। हाँ, ये बात सही है कि डिजिटल युग है और हम हमारे यहाँ भी टेक्सटाइल से संबंधित डिजिटल सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम लोग कंप्यूटर पे डिज़ाइन बनाते हैं। पहले उसको पेपर पे बनाया जाता है, फिर उसको कंप्यूटर पे ले जाके बनाते हैं और फिर आगे उसको कंप्यूटर में ही प्रोसेस करके अ, उसका ग्राफ वगैरह भी तैयार किया जाता है, जिससे आगे की प्रक्रिया चलती है। आसान हो जाती है। अशोक जी, बुनकरों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए सरकार कौन-कौन सी योजनाएं चला रही हैं? बुनकरों के सामाजिक उत्थान के लिए भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय की तरफ से राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसके अ, अनेक घटक हैं, जिसमें से अभी हम लोग ने चर्चा किया कि एक प्रशिक्षण का घटक है। इसके अलावा जो हथकरघा बाहुल्य क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में एक क्लस्टर का भी प्रस्ताव होता है, जिसको कि अ, प्रदेश की कोई सरकारी एजेंसी चाहे जो प्रदेश के हथकरघा के डायरेक्टरेट वगैरह हैं, उनके माध्यम से उसका प्रस्ताव भारत सरकार में जाता है और वहाँ से अ, उ उसके लिए राशि आवंटित की जाती है और इस घटक के अंदर उनको रियायती दर पे अ, हथकरघा उपलब्ध कराया जाता है, जैकार्ड उपलब्ध कराया जाता है, लूम की एक्सेसरीज उपलब्ध कराई जाती हैं, सोलर लाइट उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें सामान्यतया 10% बुनकर को देना होता है और 90% अनुदान भारत सरकार का होता है। और जो इसमें मुद्रा योजना है और सामाजिक सुरक्षा के लिए एक तरह से कहा जाए कि बीमा भी बुनकरों के लिए है। हाँ, ये मुद्रा योजना बुनकरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराती है, जिससे कि वो अपने कार्य को एक नई दिशा दे सकें और इसके अलावा वो सुरक्षित महसूस कर सकें। इसके लिए महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना भी चलाई जाती है, जिसमें जो जीवन ज्योति बीमा योजना है उसका जो प्रीमियम है वो भारत सरकार देती है और कई राज्य सरकारें भी ऐसी हैं कि जो बुनकरों के लिए बीमा योजना कराने के लिए अपनी तरफ से भी योगदान देती हैं कि उनको आर्थिक वहन ना करना पड़े और कभी उन दुर्घटना हो या हाँ, उस तरह की बीमारी से मृत्यु होती है, तो तो उनको एक अच्छी खासी सहायता मिल जाती है। एग्ज़ैक्टली। और अशोक जी, एक महत्वपूर्ण बात आती है कि बुनकरों के जो बच्चे हैं, उनके लिए किस तरह की छात्रवृत्ति वगैरह की व्यवस्था सरकार करती है? सरकार की तरफ से बुनकरों के वे बच्चे जो कि तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो कि टेक्सटाइल के फील्ड में डिग्री या डिप्लोमा या इस तरह की कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं,
उनको कम से कम 5,000 रुपये प्रतिमाह या अधिकतम 2 लाख प्रति वर्ष तक की छात्रवृत्ति का प्रावधान है। तो इस संबंध में जो भी हमारे पास आवेदन आते हैं, हम लोग उनको ये सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं। अशोक जी, एक तरह से कहा जाए कि हथकरघा क्षेत्र में कच्चे धागे या जिसको यान कहते हैं, उसका काफ़ी महत्व होता है और अक्सर देखा जाता है कि कच्चे माल महंगा हो जाने की वजह से बुनकरों के सामने काफ़ी समस्या होती है। तो कच्चे धागे की उपलब्धता जो है आप लोग किस तरह से कराते हैं? कच्ची धागे की उपलब्धता जो है हमारे हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय का एक और घटक है, जिसको राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम बोलते हैं। वह बुनकरों को जो प्राकृतिक रेशों से बने हुए धागे हैं, वह उपलब्ध कराता है और इसमें उनको 15% की रियायती दर पे वो धागा उनके घर पे सीधे उपलब्ध कराया जाता है। वो भी गुणवत्ता युक्त। गुणवत्तायुक्त धागा होता है और मिल से लेके पूरी प्रक्रिया करके उनके डोर स्टेप पे डिलीवर किया जाता है। अशोक जी, जो अच्छे या उत्कृष्ट बुनकर होते हैं, उनको पुरस्कार के लिए भी सरकार चयन करती है, तो क्या क्राइटेरिया है उनके चयन का? जो बुनकर हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, उनकी उत्कृष्टता को और बढ़ावा देने के लिए और उनको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए भारत सरकार की तरफ से प्रतिवर्ष 25 बुनकरों को पुरस्कृत किया जाता है, जिसमें 6 लोगों को संत कबीर अवार्ड दिया जाता है और 19 बुनकरों को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार अनेक श्रेणियों में बँटे हुए हैं, जैसे इसमें बुनाई के क्षेत्र में हम पुरस्कार देते हैं, इसमें डिज़ाइन के क्षेत्र में देते हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र में देते हैं और इसमें महिलाओं के लिए भी अलग से कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार की व्यवस्था है। जो नए लोग आ रहे हैं, यंग वीवर हैं, उनके लिए भी है। तो और जो विकलांग हमारे वीवर हैं, उनके लिए भी अलग से पुरस्कार की इसमें व्यवस्था है, जिसमें जो संत कबीर अवार्ड है, उसमें लगभग 3.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। उसमें 20 ग्राम गोल्ड कॉइन दिया जाता है, उनको शाल दिया जाता है, ताम्रपत्र दिया जाता है और ऐसे ही जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, उसमें 2 लाख की पुरस्कार राशि दी जाती है, ताम्रपत्र दिया जाता है, शाल दिया जाता है और ये पुरस्कार प्रतिवर्ष इसका चयन होता है और हम लोग ये पुरस्कार एक भव्य समारोह में राष्ट्रपति के माध्यम से पुरस्कृत मतलब सम्मान पूर्वक उनको आप लोग देते हैं, साथ-साथ उनको एक तरह से कहा जाए कि पेंशन की भी व्यवस्था रहती है। हाँ, जो बुनकर निर्बल वर्ग से आते हैं, जिनकी आमदनी वार्षिक आमदनी 1 लाख रुपए से कम है और वो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं और वो ऑलरेडी अवॉर्डी बुनकर हैं, उनको सरकार 8,000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन की व्यवस्था है और वो हमारे पास जो आवेदन आते हैं, उनको दिया जा रहा है। अशोक जी, सरकार महिलाओं को सशक्त बना रही है, तो जो बुनकर महिला हैं, उनके लिए कुछ अलग से सुविधा है बुनकर के क्षेत्र में, बुनकरी के क्षेत्र में? जी हाँ, इसमें जैसे आप देखेंगे कि राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम में जैसा मैंने बताया था कि इसमें क्लस्टर का भी एक घटक है, तो उसके अंतर्गत हम लोग क्लस्टर में कार्यशाला देते हैं, जिसमें कि महिलाओं को और निर्बल वर्ग के बुनकरों को, एससी-एसटी को सरकार 100% अनुदान पे उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त हम लोग जो महिलाएँ हथकरघा के क्षेत्र में काम कर रही हैं और अच्छा कार्य कर रही हैं, तो उनमें लखपतिया दीदी, पचलखपतिया दीदी इस तरह करके भी उनको हम लोग देख रहे हैं और इस तरह की जो महिलाएँ हैं, उनको अलग से सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं ताकि वे अपने व्यवसाय को और आगे ले जा सकें। अशोक जी, डिजिटल युग में एक तरह से कहा जाए कि मार्केटिंग, विपणन करना काफ़ी आसान है। प्रोडक्ट तो हमारे जो भी बुनकर भाई हैं तैयार कर लेते हैं। तो किस तरह से उनको डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध कराते हैं या ई-कॉमर्स की फैसिलिटी देते हैं हमारे बुनकर भाइयों को? बुनकर भाइयों को ई-कॉमर्स के माध्यम से अपने उत्पादों को बेचने के लिए भारत सरकार की तरफ से एक इंडिया हैंडमेड पोर्टल लॉन्च किया गया है। जिसमें हम लोग उनको पोर्टल पे कैसे अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, अपने उत्पाद को कैसे उस पे अपलोड कर सकते हैं, उसके बारे में भी प्रशिक्षित करते हैं, उनको
सहयोग प्रदान करते हैं, जिससे कि वो अपने उत्पाद को पोर्टल के माध्यम से देश के साथ-साथ अन्य जगहों पे जहाँ फिज़िकली नहीं जा सकते हैं, भी अपने उत्पाद को बेच सकें। और एक तरह से कहा जाए कि ऑनलाइन भी वो अपना मार्केट को या उत्पाद को ऑनलाइन बढ़ा सकते हैं। सही है, क्योंकि जो पोर्टल है उसमें जो भी बिक्री की प्रक्रिया होगी ऑनलाइन होगी, तो उसमें उनकी जो रीच होती है मार्केटिंग की वो बहुत ही व्यापक हो जाती है। अशोक जी, आपसे आखिरी सवाल है कि एक तरह से कहा जाए कि जो हाथ से निर्मित उत्पाद हैं, बनारस की खास करके बनारसी साड़ियाँ, बहुत सारे उत्पाद जो कि काफ़ी मशहूर हैं, तो उस सांस्कृतिक विरासत को किस तरह से आप लोग संरक्षित कर रहे हैं? हथकरघा की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करने के लिए हम लोग उसकी कैटलॉगिंग करते हैं, फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह करते हैं और सभी बुनकर सेवा केंद्रों में डीआरसी स्थापित की गई है, जिसमें उस क्षेत्र की जो विरासत है उसको संजोया गया है, उसके बारे में जो सूचनाएँ हैं वो उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पे या डिस्ट्रिक्ट स्तर पे या प्रदेश स्तर पे जो एक्सपो आयोजित किए जाते हैं, उसमें हम लोग थीम पवेलियन भी बनाते हैं, जिसमें कि वो उत्पाद को हम लोग डिस्प्ले करते हैं, उसके बारे में जो उसकी इन्फॉर्मेशन होती है वो भी बताते हैं कि जिससे उस आयोजन में जो लोग आएँ उसके बारे में भी वो जान सकें। अशोक जी, बुनकरों के उत्पाद को एक पहचान मिले और उसकी ब्रांडिंग के लिए आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं? हथकरघा उत्पादों को पहचान दिलाने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि जो उपभोक्ता उस उत्पाद को खरीद रहा है उसको जेन्युइन उत्पाद मिलें, इसके लिए भारत सरकार की तरफ से हैंडलूम मार्क योजना 2006 में लागू की गई थी, जो कि प्रत्येक उत्पाद पे हथकरघा मार्क लगा के बेचा जाता है, जो कि ये सुनिश्चित करता है कि ये उत्पाद हथकरघा पे बना है, हाथ से बना हुआ है और एक जेन्युइन उत्पाद है। इसके अतिरिक्त जो ऐसे कस्टमर हैं जिनको हाई एंड प्रोडक्ट चाहिए, जिनको बहुत ही एलीट क्लास के जो कस्टमर हैं, जिनको अच्छे उत्पाद चाहिए, उसके लिए भारत सरकार की तरफ से अ, इंडिया हैंडलूम ब्रांड लॉन्च किया गया था, जो कि हाई एंड प्रोडक्ट पे लगाया जाता है, जो कि यह सुनिश्चित करता है कि ये उत्पाद नेचुरल फाइबर से बना है। इसमें जो डाइज़ और केमिकल इस्तेमाल किए गए हैं, उससे किसी तरह का आपको आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं एक तरह होगा। से कहा जाए कि हाँ, प्राकृतिक है। हाँ, प्राकृतिक है और इसमें कोई चाइल्ड लेबर का उपयोग नहीं किया गया है। तो ये उसकी मतलब गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त जीआई को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की तरफ से उसको जीआई की ब्रांडिंग की गई है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से 103 उत्पादों को जीआई की कैटेगरी में लाया गया है और उनको जीआई का सर्टिफ़िकेट दिया गया है, जिससे उन उत्पादों को जिस क्षेत्र में वो बनाए जाते हैं, वो वहीं पे बनाए जाएँ और उनको दूसरी जगह बना के उनकी जो मार्केटेबिलिटी है या उत्पाद की जो गुणवत्ता है उसको कोई छीण ना कर सके। तो ये कुछ भारत सरकार की पहल है, जिससे कि मतलब उनका एक तरह से राइट बना रहे। हाँ, उनका राइट बना रहे कि वो उत्पाद जो है उसी ज्योग्राफी में बनाए जाएँ और दूसरी जगह बनाया जाना ये एक गैर कानूनी होता है कि उससे उनका जो उत्पाद है वो संरक्षित रहे, उनकी आजीविका संरक्षित रहे। अशोक जी, बुनकरों के उत्पाद के लिए एक तरह से विपणन के लिए सरकार किस तरह का कदम उठा रही है? बुनकरों के उत्पाद की मार्केटिंग के लिए भारत सरकार की तरफ से घरेलू बाज़ार और इंटरनेशनल बाज़ार मुहैया कराने के लिए भारत सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें कि 3 तरह की हम लोग प्रदर्शनियाँ करते हैं। एक देश स्तर पे होती है जिसको नेशनल हैंडलूम एक्सपो बोलते हैं और दूसरा स्टेट लेवल पे करते हैं जिसको कि स्टेट हैंडलूम एक्सपो बोलते हैं और तीसरा डिस्ट्रिक्ट स्तर पे होता है जिसको कि डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपो बोलते हैं। तो इसमें जो नेशनल हैंडलूम एक्सपो है उसमें कम से कम 80 प्रतिभागियों को एक मेले में अपनी मार्केटिंग करने का अवसर दिया जाता है। ऐसे ही स्टेट लेवल में 60 प्रतिभागियों को और डिस्ट्रिक्ट लेवल में 25 प्रतिभागियों को दिया जाता है और क्रमशः जो स्टेट और नेशनल लेवल का एक्सपो है 14 दिनों का होता है और डिस्ट्रिक्ट एक्सपो 5 से 7 दिनों का होता है।
इसके अतिरिक्त बुनकरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने उत्पादों की पहचान बनाने के लिए और मार्केटिंग करने के लिए भारत सरकार की तरफ से जो हमारे हैंडलूम काउंसिल हैं, उनके माध्यम से उनको हम लोग अलग-अलग देशों में प्रदर्शनियों में भेजते हैं, जिससे वहाँ के उत्पादों का वो लोग टेस्ट समझ सकें और उसके अनुसार उत्पाद बना के आगे मार्केटिंग और एक्सपोर्ट के लिए आगे आ सकें। ठीक है अशोक जी, जानकारी देने और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी, आपका आभार।